हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको आगामी एचपीपीएससी शिमला की जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्ज़ाम जो एचपीपीएससी शिमला द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन मेनली एचपीपीएससी शिमला के प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि भारतीय राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन की रचना जो थी वो किसने की थी। ये क्वेश्चन आपको पता हुआ है, पीएससी पीजीटी पोल साइंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन की जो रचना थी वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था? लिटरेचर के लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। इन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान की भी रचना की है, ये भी आपने याद रखना है। बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है उसकी जो रचना है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही की है। इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो था वो कब अपनाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो था वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसने लिखा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एचपी स्टैटिकल असिस्टेंट 2009 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, रेंजर एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये मेनली प्रीवियस एचपीपीएससी शिमला के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपको आगामी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, जो एचपीपीएससी शिमला द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो था वो किसने लिखा था? ये आपको पता होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अब थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता होगा आनंद मठ उपन्यास में ये गीत 1874 में लिखा गया था। ये आपने याद रखना है, आनंद मठ से लिया गया था। आनंद मठ उपन्यास में ये गीत जो था, वंदे मातरम जो था वो 1874 में ये लिखा गया था। और 1896 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया गया और 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन डिराइव होते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि अशोक चक्र में कितनी चिलियाँ हैं, कितनी स्पोक्स हैं? तो आपको पता होगा 24 तीलियाँ है। तो 24 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग जो है वो किसका प्रतीक है? ये समृद्धि का प्रतीक है, ये आपको पता होगा। अगला जो प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है, नेशनल एम्बलम जो है, अशोक स्तंभ कब अपनाया गया था? ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, नेशनल एम्बलम जो है, अशोक स्तंभ जो है वो कब अपनाया गया था? ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि फ्लाइंग ऑफ नेशनल फ्लैग फॉल्स अंडर। तो राष्ट्रीय ध्वज का फ्लाइंग ऑफ नेशनल फ्लैग फॉल्स अंडर, तो ये होता है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आता है। ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, तो आपको पता होगा सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है? तो 3:2 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला कि कौन सा पशु जो है वो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो था वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन सा पशु जो है वो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है? तो भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो कौन सा है? वो हाथी है, एलिफेंट है, ये आपने याद रखना है। तो हाथी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारे राष्ट्रीय गीत में कितने पद्य हैं? आपको पता होगा हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है, उसमें कितने पद्य हैं, कुल कितने पद्य हैं? ये एचपी स्कूल लेक्चरर आईपी के इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस के एग्ज़ाम में 2012 में पूछा गया था, जो एचपीपीएससी शिमला द्वारा कंडक्ट किया गया था। तो हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम में कुल कितने पद्य हैं? तो 5 पद्य हैं, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि हु रिरेंडेड द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन नेशनल सॉन्ग।
तो श्री अरविंदो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इन्होंने क्या किया था, हमारे इंडियन नेशनल सॉन्ग को, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को इंग्लिश में ट्रांसलेशन की थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। हाउ मैनी लॉयंस आर विजिबल इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया। तो 3 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है, नेशनल एनिमल है, वो कौन सा है, वो टाइगर है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टाइगर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज वेस्ट ऑन। तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किसके ऊपर वेस्ट है, वो आपका पता होगा, वो शाकाहारी के ऊपर वेस्ट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि द सैफ्रॉन कलर्स इन द नेशनल फ्लैग सिग्निफाइज। तो केसरी जो रंग है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में, तिरंगे में, वो किसका वो क्या दर्शाता है। तो आपको पता होगा वो कॉरेज एंड सेक्रीफाइस को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच इज़ द लास्ट मंथ ऑफ आवर नेशनल कैलेंडर। तो एचपी स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, एचपीबीएसटी शिमला द्वारा कंडक्ट किया गया था 2012 में। तो बोला गया है कि हमारे जो नेशनल कैलेंडर है, शक संवत का जो लास्ट महीना है वो कौन सा है, वो फागुन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है। तिरंगे में चक्र जो है पहिया को हमेशा किस रंग में दर्शाया जाता है। आपको पता होगा जो तिरंगे में, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में जो अशोक चक्र है वो किस रंग में दर्शाया जाता है, वो आपका गहरा नीला में। तो ये गहरा नीला जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है हम वन लाइनर क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं एचपीपीएससी शिमला के एग्ज़ाम में। और आपका क्विक रिवीजन भी हो रहा है, जैसे कि हम इन इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अगला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे न्यायपालिका के ऊपर। तो न्यायपालिका के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना, सर्वोच्च न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। तो भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है जो है वो एकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। और उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है, सुप्रीम कोर्ट जो है, ये आपको पता होगा। अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है वो गठन संबंधी जो प्रावधान है वो आर्टिकल 124 में दिया गया है, अनुच्छेद 124 में दिया गया है। गठन के बारे में बात करते हैं। न्यायाधीशों की संख्या 1 और मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श के आधार पर ही की जाती है। और न्यायाधीश की जो योग्यताएं होती है सुप्रीम कोर्ट के, वे भारत का नागरिक होना चाहिए, वे किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। तो ये न्यायाधीश की योग्यताएं होती है सुप्रीम कोर्ट के। अब बात करते हैं कार्यकाल और महाभियोग के बारे में। तो आपको पता होगा साधारणतः सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रत्येक न्यायाधीश है वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। इसके अतिरिक्त सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर संसद के 2/3 सदस्यों के बहुमत से न्यायाधीश को पदच्युत किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। कब? संसद के 2/3 सदस्यों के बहुमत से न्यायाधीश को पद से मुक्त किया जा सकता है, ये भी आपने याद रखना है। अगला जो है वो वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपये प्रति माह व अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपये प्रति माह वेतन प्राप्त होता है। उन्हें वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। अब बात करते हैं हम हाई कोर्ट के बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में। तो आपको पता होगा संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 214 में ये बोला गया है, आर्टिकल 214 में बोला गया है। लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है, ये आपको पता होगा। आर्टिकल 231 में ये कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य और यूटी के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। वर्तमान में भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं, ये आपको पता होगा। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली में अपना उच्च न्यायालय, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। तो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कौन सी यूटी है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का जिसका अपना उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, तो वो दिल्ली का है, ये आपने याद रखना है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत में अभी प्रेजेंट में कुल कितनी यूटीज़ हैं, कितनी यूटी है और कितने राज्य हैं, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगले बात करते हैं न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है हाई कोर्ट के, उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक प्रमुख न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिनकी संख्या निश्चित करने का जो अधिकार है वो प्रेसिडेंट को है, राष्ट्रपति को है। इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से होती है, तथा अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति में
संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश का भी परामर्श लेना होता है। ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से होती है तथा न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश का भी परामर्श लेना होता है। न्यायाधीशों की जो योग्यताएं होती है वो क्या होती है? वे भारत का नागरिक होना चाहिए हाई कोर्ट के जज के लिए, और वे कम से कम 10 वर्ष तक भारत के किसी क्षेत्र में न्याय संबंधी पद पर कार्य कर चुका हो, अथवा एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों का लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, अथवा भारत के राष्ट्रपति की दृष्टि से कानून का अच्छा ज्ञाता हो। ये भी आपने याद रखना है। वेतन और भत्ते के बारे में बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 90,000 रुपये प्रति माह तथा अन्य न्यायाधीशों को 80,000 प्रति माह वेतन प्राप्त होता है। इनका वेतन भत्ते राज्य की संचित नीति पर आधारित होते हैं। अब बात करते हैं कार्यकाल के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो 62 वर्ष की आयु तक निश्चित किया गया है। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो 62 वर्ष की आयु तक निश्चित किया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जब बात की जाएगी तो वो 65 वर्ष तक। ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। अगले हम डिस्कस करते हैं भारत का महान्यायवादी, जिसे कैग भी कहा जाता है। तो इसका अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। भारत का महान्यायवादी के बारे में अनुच्छेद 76 में बोला गया है। तो महान्यायवादी जो होता है वो सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से डिराइव हो जाता है। तो भारत सरकार का जो विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? वो कैग होता है। और भारत का जो महान्यायवादी है ना तो वो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वे किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 88 में ये बोला गया है। तो ये आपने याद रखना है। भारत का महान्यायवादी जो है कैग जो है वो ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वे किसी भी दल में, किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है तथा उसके पश्चात पर्यंत पद ग्रहण धारण करता है। महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग कहा जाता है। तो ऊपर हमने फ्रेंड्स थोड़ा कैग नहीं, इसे भारत का महान्यायवादी जो है उसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, एजी कहा जाता है। ये तो इसके लिए हमने करेक्शन कर लेनी है। और भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है कैग जिसे कहा जाता है, अनुच्छेद 148 से 151 तक इसका वर्णन है। तो कैग जो है नियंत्रक लेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकता है, जिसका आधार साबित कदाचार या असमर्थता होगा। कैग का जो पदावधि होती है वो पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष होगी, लेकिन यदि उसने पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो भी अवकाश ग्रहण कर लेगा। ये आपने याद रखना है। और ये सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है जो कैग होता है। और नियंत्रित कैग जो है वो सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। ये आपने याद रखना है। तो सार्वजनिक धन का जो संरक्षक होता है वो कौन होता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो कैग जो होगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में। आपको पता होगा मुख्य चुनाव आयुक्त जो है और अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि से होता है। ये आपने याद रखना है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का जो कार्यकाल है उनके पद संभालने की तिथि से लेकर 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु पूरे होने तक है मुख्य चुनाव आयुक्त का। ये आपने याद रखना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल जो है वो पूर्व कदाचार के आधार पर संसद के दोनों सदनों पर द्वारा पारित विशेष बहुमत से प्रस्तावित पारित कर उन्हें हटाया जा सकता है दोनों सदनों द्वारा। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। तो भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वो भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना जो थी वो 1964 में हुई थी। किसकी? केंद्रीय सतर्कता आयोग की। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस कर लेते हैं संविधान संशोधन अब भारत संविधान की जो अनुसूचियां हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता होगा भारतीय संविधान में शुरू में 8 सूचियां थी। जब स्टार्टिंग में भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन प्रेजेंट में कितनी अनुसूचियां हैं? प्रेजेंट में 12 अनुसूचियां हैं।
अब इनको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली सूची जो है, पहली सूची में क्या बोला गया है, तो पहली सूची में भारतीय संघ, राज्य एवं संघीय क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, ये आपने याद रखना है। दूसरी अनुसूची में बोला गया है, इनके दूसरी अनुसूचियों में वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में वर्णन है, ये आपने याद रखना है। तीसरी जो अनुसूची है उसमें शपथ के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची जो है उसमें राज्यसभा में राज्यों एवं संघ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। पाँचवीं अनुसूची में SC ST का प्रशासन के बारे में बताया गया है। और जो आपकी छठी अनुसूची है, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य का जो प्रशासन है उसका वर्णन किया गया है छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में बोला गया है कि संघ सूची के 97 विषय हैं, इसमें बताया गया है। राज्य सूची के 66 विषय हैं। समवर्ती सूची के 47 विषयों का वर्णन है किस सूची में, यह 7वीं अनुसूची में, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया के बारे में वर्णन है। 9वीं अनुसूची में संपत्ति अधिग्रहण यानी कि पहला जो संशोधन हुआ था संविधान में 1951 में, उसका वर्णन है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून जो है वो 52 अमेंडेंट हुआ था 1985 में, इसका वर्णन है, ये आपने याद रखना है। और जो आपकी 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची जो है उसमें पंचायती राज 73वां जो संशोधन हुआ था 1993 में, उसका वर्णन है 11वीं अनुसूची में। और आपकी जो 12वीं अनुसूची है उसमें नगर निकाय 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1994 में, इसका वर्णन है कि इसमें 12वीं अनुसूची में। तो ये आपने याद रखना है। इसमें 7वीं अनुसूची से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 7वीं अनुसूची जो है उसमें संघ सूची के 97 विषय हैं का वर्णन है। राज्य सूची के 66 विषयों का वर्णन वर्णन है। और समवर्ती सूची कनकरेंट लिस्ट में 47 विषयों का वर्णन है किसमें, 7वीं अनुसूची में। तो फ्रेंड्स इसके आपने स्क्रीनशॉट भी ले लेने हैं क्योंकि ये आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि अनुसूचियों से आपने देखा होगा हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए जो आपको आगामी HPPSC शिमला के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।